Hi everyone. Thanks a lot for joining meetup number 26 of weekly D365 BC Nav India meetup in Hindi. My name is Gulshan Shubham and आज का जो सेशन है वो है बैंक अकाउंट रिकंसिलेशन इन D365 बिजनेस सेंट्रल nav पार्ट 2 पार्ट 1 जो हुआ था उसमें हमने बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे मैनुअल बैंक री को कॉन्फ़िगर किया था रिलेटेड सेटअप्स एंड द सेम सेशन वाज टेकन बाय धवल भट्ट टुडे आल्सो द सेशन the presenter is Dhaval Bhatt. He's working as a functional consultant with IBM India. So Dhaval, take it from here. Yeah. Thank you, Gulshan. Am I audible? Yes, Dhaval, yes. Okay, thank you. Okay, so welcome everyone. तो गुलशन ने जैसे बताया लास्ट सेशन में हमने बेसिकली बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन प्रोसेस जो है वो मैन्युअली किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके अंदर मैनुअल प्रोसेस में भी हमारे पास सजेस्ट लाइन वाला जो सिस्टम का डिफॉल्ट फंक्शन है उसको यूज करके हम रिकंसिलिएशन का प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो पोर्शन देखा हुआ था। तो इस पीपीटी में मैंने यहाँ पे ये उसका लास्ट सेशन का लिंक भी जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पीपीटी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे सो दैट यू कैन रिफर टू इट और यहाँ पे ऐसे आपको लिंक भी मिल जाएगा एज वेल एज हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है उसका भी लिंक आपके पास अवेलेबल रहेगा। गुलशन विल बी पुटिंग द डिटेल्स इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, तो आज का एजेंडा देख लेते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस कैसे होता है। नाउ ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन, व्हाट डू वी मीन बाय ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन, कि बैंक के पास से जो एक अकाउंट स्टेटमेंट आता है इन फॉर्म ऑफ सीएसवी फाइल, राइट। मेजोरिटी सारे ही बैंक्स जो है वो सीएसवी फॉर्मेट में हमें बैंक स्टेटमेंट देते हैं। इनफैक्ट जो अकाउंटेंट होगा कंपनी का वो खुद ही लॉग इन करके पोर्टल पे से बैंक के वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जो है ये बैंक का जो आया हुआ स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम के अंदर एक डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क है जो कि नॉट ओनली फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस या बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट पर्पस, लेकिन वो इसका जो यूजेज है वो सिस्टम के अंदर मल्टीपर्पस है। मतलब इनबाउंड एज वेल एज आउटबाउंड ट्रांजैक्शंस जो है सिस्टम के अंदर से वो सारे ही ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क का यूज हो सकता है। ठीक है, तो आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन के लिए जो बैंक स्टेटमेंट हम इंपोर्ट करते हैं, फॉर दैट पर्पस हमें क्या सेटअप्स या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 3 चीजें आती है सेटअप के पार्ट में। डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन बनेगा, देन इंपोर्ट बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटअप रहता है जिसपे कि हम ये जो डेफिनेशन हम किए हैं उसको हम टैग करेंगे, एसोसिएट करेंगे, एंड देन फाइनली हम हमारा जो भी एक्चुअल बैंक अकाउंट है सिस्टम में उस बैंक अकाउंट के साथ हम ये जो सेटअप हमने किया हुआ है उसको टैग कर देंगे। सो फाइनली ये पूरा जो है वो एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगा। सेकेंडली, लास्ट सेशन में ये भी डिस्कशन हुआ था कि बेसिकली सिस्टम जो मैचिंग करता है स्टेटमेंट के जो रिकॉर्ड है उसके सामने जो हमारा बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज जो है उसको सामने सामने में जो मैच करता है उसका लॉजिक क्या है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। देन एक एनहांसमेंट जो कि पर्टिकुलरली बिजनेस सेंट्रल के अंदर आया हुआ है, जो कि बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन जो हम पोस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी उसको अगर हम इफ वी वांट कि उसको अंडू करना है, उसको रिवर्स करना है, तो ये फंक्शनलिटी भी नाउ इट इज अवेलेबल। और एक पॉइंट जो है वो मैंने लास्ट सेशन में नहीं कवर किया था इन टर्म्स ऑफ सजेस्ट लाइंस, जो रिपोर्ट हमारा एग्जीक्यूट किया था हमने, उसमें एक ऑप्शन था, एक चेकबॉक्स था या तो बुलियन बोल सकते हैं, एक्सक्लूड रिवर्स एंट्रीज। तो वो भी आज हम आज के सेशन में कवर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सो ये रहेगा हमारा आज का एजेंडा। नाउ अभी हम बात करें कि डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन जो हमको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंपोर्टिंग बैंक स्टेटमेंट। तो उसके अंदर बेसिकली बैंक के पास से दो तरीके के फॉर्मेट में फाइल आ सकती है।
जो स्टेटमेंट आएगा CSV फाइल, उसमें कुछ बैंक्स ऐसा होता है कि जिसमें कि विड्रॉल और डिपॉजिट या तो डेबिट क्रेडिट जो हम बोलते हैं उसके लिए सेपरेट कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो ये जो दो फील्ड्स है जो यहाँ पे दिखाया है मैंने, तो ये स्टेटमेंट के अंदर दो अलग अलग फील्ड्स है, मतलब डिपॉजिट्स आई होगी उसके सेपरेट कॉलम है, विड्रॉवल के लिए सेपरेट कॉलम है डेबिट क्रेडिट, राइट। सिमिलरली अगर हम अ, दूसरा टाइप ऑफ स्टेटमेंट का बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि अमाउंट का कॉलम सिर्फ एक होता है, जैसे ये, ठीक है। तो अमाउंट का कॉलम एक होता है एंड देन एक आइडेंटिफायर कॉलम रहता है हमारे पास, मतलब अमाउंट 1000 है तो 1000 जो है वो क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि विड्रॉवल या डिपॉजिट भी लिखा है हो बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जो बैंक प्रोवाइड करता है, तो उस बेसिस पे हमारे पास ये कॉलम हो सकता है। तो आइदर हमारे पास अमाउंट का सिंगल कॉलम रहेगा या तो हमारे पास अमाउंट के दो कॉलम्स रहेंगे, डेबिट क्रेडिट सेपरेट। सो ये दो तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं उसी पे हम आज जो हम डेमो भी देखेंगे सिस्टम के अंदर, तो वो मैं आपको दोनों ही मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों के लिए हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ये डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन, राइट। सो राइट, सो मैं सीधा अभी बिजनेस सेंट्रल पे ही चलता हूँ और हम सीधा डिस्कस करते हैं कि सिस्टम के अंदर हम उसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। सो टेल मी या सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन। राइट, सो मैंने ये दो अलग अलग डेफिनेशंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। मैं आपको सीधा उसके अंदर जो डेफिनेशन हम कैसे करेंगे उसको सीधा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से चलता है ये और उसके क्या क्या ऑप्शंस है। अब यहाँ पे मैं एक चीज पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क कॉमन फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन भी जो हमारा बनेगा वो मल्टीपर्पस, जो हमारा जिस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है हम करते हैं, बेस्ड ऑन दैट हमारे पैरामीटर्स जो हम सिलेक्ट करेंगे डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन में वो भी अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल है। अगर मैं शो मोर में जाऊँ तो आप देख सकते हो सिर्फ जनरल टैब के अंदर ही काफी सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो अभी जो फील्ड्स एक्सप्लेन करूंगा वो पर्टिकुलरली फॉर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, उस पर्पस के लिए जो रिकंसिलिएशन के लिए हम यूज करने वाले हैं, उस पर्पस के लिए कौन कौन से फील्ड यूज होने वाले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाकी के जो फील्ड्स होंगे आप समझ लेना, अगर मैं वो फील्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दैट मीन्स कि वो जो है वो बैंक रिको के लिए या स्टेटमेंट इंपोर्ट के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आउटबाउंड पेमेंट भी हो सकता है, इनबाउंड पेमेंट का एंट्री भी सिस्टम एक्सेप्ट करता है, एज वेल एज OCR के जो ट्रांजेक्शन है, डेटा फाइल्स जो इंपोर्ट करता है सिस्टम रीड करता है, तो उन सब के लिए भी कुछ ना कुछ सेटअप्स है इस चीज के लिए। सो फॉर दैट मैं आपको वन बाय वन सारे फील्ड्स एक बार ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर बैंक रिको पर्पज ओनली हमको मिनिमम कितने फील्ड्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। सो जनरल टैब के अंदर ठीक है, फर्स्ट टू कॉलम्स ये नॉर्मल है, कोड एक आएगा जो कि रिकॉर्ड का कोड रहेगा, उसका नेम या तो डिस्क्रिप्शन हो सकता है। देन थर्ड फील्ड, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है कि फाइल टाइप क्या होगा, मतलब हम जो फाइल इंपोर्ट करेंगे वो उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे सिस्टम में चार ऑप्शंस है, XML है, वेरिएबल टेक्स्ट, फिक्स टेक्स्ट एंड जेसन। नाउ जेसन जो है वो यहाँ पे नया एक फील्ड है जो कि NAV के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो XML अगेन यहाँ पे जो है हम फॉर बैंक रिकंसिलिएशन पर्पस हम टाइप रखेंगे इसका वेरिएबल टेक्स्ट। नाउ वेरिएबल टेक्स्ट क्यों रखना है, तो वेरिएबल टेक्स्ट इसलिए रखते हैं कि जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगा फाइल के अंदर वो हमारे पास ऑलवेज फिक्स नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जो बैंक का स्टेटमेंट आता है उसके अंदर नरेशन जो आता है वो नरेशन के अंदर हो सकता है कि कभी 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कभी 70 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं या उससे कम या ज्यादा हो सकता है। सो इन दैट केस हमारा जो टेक्स्ट का जो लेंथ है या तो जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है उसका लेंथ जो है वो अगर हमारे पास फिक्स नहीं है देन इन दैट केस हम वेरिएबल टेक्स्ट यूज करेंगे। सो फॉर बैंक रिको पर्पस हम वेरिएबल टेक्स्ट वाला जो फाइल टाइप है उसको यूज करेंगे। सिमिलरली एक टाइप है फिक्स टेक्स्ट, मतलब कि
जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो अगर उसका लेंथ और उसका टोटल साइज जो है वो फिक्स होने वाला है, देन इन दैट केस हम फिक्स टेक्स्ट यूज करेंगे। एक्सएमएल एज अ कंसल्टेंट मोस्टली हम सबको पता होता है कि एक्सएमएल फाइल का जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैग्स रहते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं पूरा एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को, ठीक है। एज वेल एज जेसन फाइल इज अगेन सिमिलर टू एक्सएमएल फाइल ओनली, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। सो फॉर बैंक रिको पर्पस हम यूज करेंगे फाइल टाइप एज अ वेरिएबल टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट जो फील्ड जो यूज में आएगा वो आएगा उसका टाइप। स्टक हो गया है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो ये जब तक रिफ्रेश होता है तब तक मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। अगेन हम बैंक रिको के लिए जो टाइप यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, क्योंकि जो बाहर से जो भी फाइल आएगा वो हमारे पास इनबाउंड एक फाइल होगा और उसको हम सिस्टम में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रहेगा उसका टाइप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। उसके अलावा भी और कुछ टाइप्स है। अच्छा ओके, ये बाहर चला गया। राइट, सो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, देन बहुत सारे हैं जैसे मैंने बताया पेमेंट एक्सपोर्ट, मतलब पेमेंट सिस्टम के अंदर किया है वो सीधा सीधा जो है बैंक पेमेंट या प्रोसेस हमने किया है पेमेंट जर्नल से तो उसको सीधा आउटबाउंड प्रोसेस करवाना है। देन पेरोल के भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि सीधा सीधा इंपोर्ट होते हैं, तो वो है जेनरिक इंपोर्ट, पॉजिटिव पे एक्सपोर्ट, जेनरिक एक्सपोर्ट। तो ये सारे जो टाइप्स है वो हर एक जो चीज है वो अलग उसका यूटिलाइजेशन है। सो फॉर बैंक रिको पर्पस हम यूज करेंगे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, राइट। देन जो नेक्स्ट फील्ड हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है रीड राइट एक्सएमएल पोर्ट, क्योंकि डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क जो है वो फाइल को रीड करने के लिए एक्सएमएल डिफरेंट डिफरेंट एक्सएमएल पोर्ट्स का यूज करेगा। हर एक चीज का एक स्पेसिफिक यूज है, हर एक पोर्ट इसमें डिफाइंड रहता है। सो फॉर बैंक रिकंसिलिएशन पर्पस हमारे पास जो एक्सएमएल पोर्ट यूज होगा वो होगा 1220 डेटा एक्सचेंज इंपोर्ट CSV, ठीक है। तो CSV फाइल फॉर्मेट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था हम इंपोर्ट करेंगे। सो CSV फाइल के लिए हमारे पास रहता है 1220 XML पोर्ट एंड देन एक्सटर्नल डेटा हैंडलिंग कोड यूनिट, ठीक है। तो एक तो XML पोर्ट आ गया जिससे कि डेटा इन होगा और दूसरा जो है वो डेटा प्रोसेस करने के लिए कौन सा कोड यूनिट होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग कोड यूनिट, तो वो रहेगा रीड डेटा एक्सचेंज फ्रॉम फाइल। सो फॉर फाइल इंपोर्ट ये एक XML पोर्ट एज वेल एज एक डेटा हैंडलिंग कोड यूनिट, ये दोनों डिफाइन करना जरूरी है, राइट। देन आ जाते हैं फाइल टाइप के ऊपर। अब जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल टेक्स्ट सिलेक्ट किया था, तो वेरिएबल टेक्स्ट के रेलेवेंट पैरामीटर्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो एक पैरामीटर है फाइल एनकोडिंग जो कि बाय डिफॉल्ट विंडोज रहता है, मतलब विंडोज जो है वो विंडोज फॉर्मेट के अंदर जो फाइल जो आ रही है एज अ CSV फॉर्मेट वो सीधा सीधा उसको रीड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस उसका एनकोडिंग सिस्टम और तीन तरीके के हैं, MS DOS है, UTF-8, UTF-16, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जो है CSV के लिए विंडोज यूज करेंगे। देन कॉलम सेपरेटर, मतलब कि हमारा जो CSV फाइल है वो CSV फाइल का सेपरेटर कैरेक्टर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो इसमें ऑप्शंस है बाय डिफॉल्ट टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस या तो कस्टम। अगर हम कस्टम सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट फील्ड जो आता है कस्टम कॉलम सेपरेटर वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे CSV फाइल में तो नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन हम पाइप सेपरेटेड अगर कोई फाइल फॉर्मेट को यूज करना है तो उसके अंदर हमको कस्टम सिलेक्ट करके पाइप साइन देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस हम सिलेक्ट करेंगे कॉमा, क्योंकि CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड फाइल रहेगा। अच्छा,
देन आता है इंपोर्ट टाइप। अब इंपोर्ट टाइप के भी ये जो 3 पैरामीटर है उसमें से मिनिमम 2 पैरामीटर्स जो है दैट आर मोर इम्पोर्टेंट, हेडर लाइंस एंड फुटर टैग। ये इम्पोर्टेंट है ड्यू टू द रीजन दैट जो स्टेटमेंट आता है, जो CSV फाइल आएगा, उसके अंदर हेडर के अंदर आपने नॉर्मली देखा ही होगा कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसका डिटेल्स के साथ रहता है, प्लस एडिशनल कुछ ना कुछ समरी भी दिया हुआ होता है। तो वो सब मिला के पूरा एक हेडर का पोर्शन बनता है। तो वो हेडर पोर्शन के अंदर हमारे पास इन टोटल कितने लाइंस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा जो एक्चुअल डेटा हो रहा है, जो हमें इंपोर्ट करना है इन बैंक स्टेटमेंट लाइंस, तो वो डिटेल पोर्शन या हमारा डिटेल डेटा जो है वो कौन से लाइन से स्टार्ट होगा वो हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन हमें हेडर लाइंस सिस्टम को देना पड़ेगा। सो हमारे एग्जांपल में फॉर जो मैं फाइल इंपोर्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर डिटेल लाइन जो है वो 21st लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडर लाइंस में 20 डिफाइन किया हुआ है, प्लस फुटर टैग। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो फाइल का, वो फुटर का भी पोर्शन होता है। जो डिटेल पोर्शन खत्म हो जाता है, सारी लाइंस खत्म हो जाती है, उसके बाद में फुटर का भी एक पोर्शन होता है, जिसमें एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड, मतलब कोई भी एक नरेशन लिखा हुआ होगा या स्टेचुटरी कोई लाइन लिखा हुआ होगा। सो हमें ये डिसाइड करवाना है सिस्टम के पास से कि भाई यहाँ तक कि हमारा डिटेल पोर्शन खत्म हो चुका है, एंड देन यहाँ से फुटर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो फुटर का पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो डिफाइन करने के लिए हमें ये डिटेल्स जो है हम देंगे। तो यहाँ पे ये लाइन डिफाइन किया हुआ है, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड स्टेटमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर, राइट। तो हेडर का हमने डिटेल दे दिया, फुटर का डिटेल दे दिया। सो नाउ सिस्टम विल अंडरस्टैंड कि भाई डिटेल पोर्शन कहाँ तक का है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल इंफॉर्मेशन कि हमारा फाइल टाइप क्या है, हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का मेन टाइप क्या है, फिर हमारा CSV फाइल है, सेपरेटर क्या है, हेडर फुटर के लाइंस और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट जो आएगा, सेकेंड पार्ट में होता है लाइन डेफिनेशन। अब लाइन डेफिनेशन अगेन ये भी जो है लाइन डेफिनेशन दैट इज जेनरिक फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस थ्रू डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट के लिए हमें सिर्फ एक लाइन बनाना है। लेकिन अगर आप देखो कि हमारे अलग अलग टाइप के आउटबाउंड ट्रांजेक्शन होते, जहां से कि सीधा डेटा हमें आउट करवाना है, तो उस केसेस में हो सकता है कि सारे अलग अलग टाइप होते होते और सारे ही टाइप के लिए हमें अलग अलग जो है वो डेफिनेशन हम यहाँ पे कर सकते थे कि एक जो पेमेंट टाइप है, आउटबाउंड पेमेंट टाइप, उसके अंदर कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा जो पेमेंट टाइप है उसके अंदर कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, हम यहाँ पे सिर्फ एक करेंगे इसका डेफिनेशन, और उसके अंदर हम रखेंगे, क्योंकि हम बैंक स्टेटमेंट में से डिटेल पोर्शन कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन टाइप के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, डिटेल, हेडर एंड फुटर। तो जनरली हम इंपोर्ट के केस में इसको हम डिटेल पोर्शन कैप्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन टाइप हमारा रहेगा डिटेल। देन अगेन इसका लाइन डेफिनेशन का एक हमारे पास कोड और हम आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं, कोड एंड नेम। यहाँ पे मैंने एज ए डिफॉल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि सीधा सीधा आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। देन ये जो कॉलम है, कॉलम काउंट, ये फील्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट प्रोसेस होने वाला है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा। सो मैं जो फाइल एग्जीक्यूट करने वाला हूँ उसमें है कॉलम काउंट, उसका टोटल है 6। ठीक है, तो यहाँ से मैं 6 कॉलम का डेटा जो है वो सिस्टम में इन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, अच्छा ये हमने कॉलम काउंट तो दे दिया, अब कौन कौन से कॉलम्स है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। सिस्टम को बताना पड़ेगा कि सारे जो कॉलम्स मेरे फाइल के अंदर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है, और वो किस लिए है। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन आ जाएगा कॉलम डेफिनेशन के अंदर, राइट। सो कॉलम डेफिनेशन के अंदर आप देख सकते हो मेरे पास जो फाइल है उस फाइल के अंदर टोटल 6 कॉलम्स है। पहला है ट्रांजैक्शन डेट, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, हो सकता है
जो दूसरा फाइल होगा उसमें नरेशन लिखा हो या कुछ और लिखा होगा। फिर जो थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम मेरे पास आएगा रेफरेंस नंबर या तो चेक नंबर का। मैं पीपीटी में चले जाता हूँ वापस। ठीक है, तो मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा था, ये मेरे जो 6 कॉलम्स है, ये 6 कॉलम्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे इन कॉलम डेफिनेशन। तो ट्रांजैक्शन डेट है, डिस्क्रिप्शन है, फिर रेफरेंस नंबर या तो चेक नंबर हो सकता है। फिर अगर मल्टीपल कॉलम्स मतलब 2 कॉलम्स वाली अगर फाइल है, तो उसके अंदर मेरा विड्रॉवल और डिपॉजिट का अलग अलग कॉलम होगा, तो वो मुझे एज अ विड्रॉवल और डिपॉजिट या तो डेबिट क्रेडिट टाइप के साथ मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। एंड एक लास्ट कॉलम होगा जिसमें कि बैलेंस दिखाया होगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास और भी कॉलम इसके अंदर आ रहे हैं, ये जनरली इतने नॉर्मली होते हैं जनरल सिनेरियो में, लेकिन अगर कुछ है तो वो हम डिफाइन करेंगे हमारे कॉलम डेफिनेशन के अंदर। होल्ड ऑन। ओके, डेटा एक्सचेंज। Okay, so general first step clear, line definition is done. हाँ, so transaction date, description, रेफरेंस चेक नंबर, ये जो है हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे मैनुअल, सारी डिटेल्स हम डालेंगे। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन की जगह पे नरेशन है तो हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ठीक है, उस तरीके से। देन अगर अलग कॉलम है तो जैसे मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस। नाउ हर एक जो हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं उसका हम डेटा टाइप देंगे, सिस्टम को बताएंगे कि भाई ये फील्ड जो है उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांजैक्शन डेट का डेटा टाइप रहेगा नॉर्मल केस में डेट, राइट। डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन है यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इन टोटल 4 ऑप्शन है। टेक्स्ट होता है, डेट होता है, डेसिमल जो कि अमाउंट के लिए होता है, एंड डेट एंड टाइम मतलब कि कोई कोई बैंक के अंदर से सीधा अगर स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि उसका जो एग्जैक्ट टाइम भी, जो टाइम स्टैम्प भी होता है वो भी साथ साथ में स्टोरेज किया हुआ मिलता है। तो अगर वैसा कुछ टाइप है तो हम डेट टाइम भी ले सकते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, सो हो जाएगा हमारे पास डेटा टाइप। तो ट्रांजेक्शन डेट के लिए है डेटा टाइप डेट, नरेशन या तो डिस्क्रिप्शन के लिए है टेक्स्ट, अगेन रेफरेंस चेक नंबर, अगेन ये रेफरेंस नंबर होगा तो कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, चेक नंबर होगा जनरल केस में, अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें तो उसमें ज्यादातर 6 डिजिट में होता है, 6 कैरेक्टर्स होता है। सो चेक नंबर, देन डेबिट क्रेडिट ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा, एंड बैलेंस। अब बैलेंस के अंदर ये होता है कि बैलेंस का सिंगल कॉलम है तो उसमें जनरली ये भी होता है कि लास्ट बैलेंस जो हुआ एक ट्रांजेक्शन के बाद, उसके बाद उसका जो नेचर है बैलेंस का, वो डेबिट है या क्रेडिट, तो उसके साथ साथ में उसका वो जो पोस्ट फिक्स भी जो रहता है डेबिट या क्रेडिट वो भी आता है। सो इन दैट केस हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट, राइट। तो ये आ गया। अब जो हमने डेटा टाइप सिलेक्ट किया है उसके बेस्ड ऑन हमें उसका फॉर्मेट भी देना पड़ेगा। जैसे कि डेट फॉर्मेट है तो बैंक का स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट आएगा वो फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में है, डेट का फॉर्मेट। अगर वो डैश वाला फॉर्मेट है तो वो उस तरीके से है, अगर स्लैश वाला फॉर्मेट है तो स्लैश भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लस डी डैश डैश वाई वाई। अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें तो वो फॉर्मेट रहेगा हमारा डेट फॉर्मेट डी डैश डैश वाई वाई या तो डी स्लैश डैश स्लैश वाई 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 वाई, राइट। साथ में डेसिमल अगर जो है, जैसे मान लो कि यूएस फॉर्मेट है तो इंडियन और यूएस फॉर्मेट में डेसिमल के अंदर एक मेन जो है वो कैरेक्टर का डिफरेंस रहता है कि इंडियन फॉर्मेट है डेसिमल फॉर्मेट तो उसमें डॉट के साथ वो अपना इंटीजर और फ्रैक्शन पोर्शन जो है अमाउंट का या नंबर का वो सेपरेट होता है। वहीं यूएस फॉर्मेट के अंदर जो होता है वो होता है कॉमा से सेपरेट होता है। यानी अगर कोई सेंट्स की वैल्यू अगर आ रही है तो वो कॉमा करके फिर बाद में सेंट्स की वैल्यू आएगी। तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेट हम उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो रख सकते हैं
अब सिस्टम में मेरे पास जो है वो इंडियन फॉर्मेट है फिलहाल के लिए, तो उसमें फॉर मी मुझे जो जरूरत था वो डेट फॉर्मेट के लिए था, तो मैंने डिफाइन किया हुआ है। साथ साथ में डेट फॉर्मेटिंग कल्चर भी होता है। अब डेट फॉर्मेटिंग कल्चर जो है वो स्टैंडर्ड है, अक्रॉस द सिस्टम चलता है। जैसे लोकलाइजेशन बेस्ड जो होगा और सिस्टम का भी जो रीजनल सेटिंग होता है उसके कॉम्बिनेशन के साथ ये डेटा फॉर्मेटिंग कल्चर जो है वो सिस्टम के अंदर डेटा जो है वो प्रोसेसिंग में यूज करता है। तो फॉर नाउ मैंने इसका जो फॉर्मेटिंग कल्चर जो रखा है वो ENIN रखा है, क्योंकि मेरा सिस्टम का जो फॉर्मेट है वो उस तरीके से है। अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये एक चीज याद रखना जरूरी है। डेट, डेट टाइम और डेसिमल, ये तीनों ही डेटा टाइप के साथ हमें ये उसका फॉर्मेटिंग कल्चर जो है वो देना पड़ेगा। टेक्स्ट के लिए चलता है, अदरवाइज हमें बाकी के जो 3 टाइप है उसके अंदर डेटा फॉर्मेटिंग कल्चर जो है वो देना पड़ेगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक हमारे पास फील्ड होता है नेगेटिव साइन आइडेंटिफायर। अब नेगेटिव साइन आइडेंटिफायर जो है वो हमारे पास अगर सिंगल अमाउंट का कॉलम है, जो मेरा सेकंड मैंने आपको टाइप बताया था, उस सेकंड टाइप के अंदर हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा कॉलम का वैल्यू जो कि सिस्टम को बता सके कि भाई इसका वैल्यू जो है वो सिस्टम को जब डेटा इन करेगा, जब उसको प्रोसेस करेगा फाइल में से रीड करके, तो उस टाइम पे इसका जो अमाउंट है उसको नेगेटिव कंसीडर करना है, राइट। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे नेगेटिव साइन आइडेंटिफायर जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरे एक डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ जिसमें कि ये फील्ड डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो मोर और लेस द सेम डेफिनेशन है जो मैंने प्रीवियस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको। कॉलम डेफिनेशंस भी सेम है, बस यहाँ पे अमाउंट का सिंगल कॉलम है और साथ में हमारा डेबिट क्रेडिट का कॉलम एडिशनल आता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन आइडेंटिफायर फील्ड है उसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि सिस्टम कौन सी वैल्यू को जब इन करेगा तब नेगेटिव कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है जैसे DR। तो अगर यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, देन सिस्टम जो है उसको जब स्टेटमेंट इंपोर्ट करेगा तब उसको एज अ नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेगा। अदरवाइज वो एज अ पॉजिटिव वैल्यू उसको इंपोर्ट करेगा, क्योंकि अमाउंट के कॉलम में सारे वैल्यूज जो आए होंगे वो एज अ पॉजिटिव आए होंगे। 1000 अगर विड्रॉल भी हुआ है तो भी वो प्लस 1000 होगा, लेकिन साइड में लिखा हुआ होगा 1000 डेबिट। उसी तरीके से अगर क्रेडिट भी हुआ है अकाउंट तो उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, लेकिन साइड में लिखा होगा क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पे मैंने नेगेटिव आइडेंटिफायर के अंदर डेबिट क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? तो जैसे नॉर्मली होता है कि बैंक स्टेटमेंट जब आएगा तो जाहिर सा बात है कि बैंक का जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर डेबिट का मतलब होता है कि अकाउंट में से वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुआ है। लेकिन अगर हम सिस्टम का बात करें तो सिस्टम के अंदर ये होता है कि हम जब भी हमारा कोई अकाउंट जो है उसका अगर वैल्यू रिड्यूस होता है तो उसका टाइप हम कंसिडर करते हैं क्रेडिट। जैसे बैंक बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन किया है हमने पेमेंट जनरल, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है एंड वेंडर डेबिट होता है। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का जो वैल्यू है वो रिवर्स चलता है। तो इस चीज के लिए जब भी बैंक स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू जो है वो अगर विड्रॉल या डेबिट हुआ होगा तो वो हम सिस्टम के अंदर जो है वो उसका रिवर्स वैल्यू कंसिडर करेंगे, और क्रेडिट के लिए हम उस तरीके से कंसिडर करेंगे, क्योंकि सिस्टम का क्रेडिट जो है वो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट वैल्यू होता है। Okay, so this is how we will use negative sign identifier. Okay, then okay, बाकी जो additional fields है that are not particularly for बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट फॉर रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो ये जो सारे फील्ड्स हैं यहाँ तक के डेटा फॉर्मेटिंग कल्चर के, ये सारे फील्ड्स जो है हमें डिफाइन करने हैं। तो नाउ ये हो गया हमारा कॉलम डेफिनेशन, मतलब हमने जो हम फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं वो फाइल का हमने स्ट्रक्चर दे दिया यहाँ तक की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि सिस्टम का जो हमारा जो फील्ड है, हमारे जो ट्रांजेक्शन में जो वैल्यूज है वो अलग फील्ड के अंदर स्टोरेज है, और स्टेटमेंट के फील्ड जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए। अब इन दोनों का जो है वो हमें मैपिंग देना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट का फील्ड इज इक्वल टू विच फील्ड ऑफ सिस्टम
ये डिफाइन करने के लिए हम जाएंगे लाइन डेफिनेशन में। लाइन डेफिनेशन में मैनेज एक्शन के अंदर हमारे पास आता है फील्ड मैपिंग, राइट। सो अगेन ये एक एडिशनल सेटअप है टू डिफाइन स्टेटमेंट फील्ड इज इक्वल टू सिस्टम्स विच फील्ड। तो यहाँ पे अगेन एक डेटा स्टोरेज होता है जो कि सिस्टम जो डेटा इंपोर्ट करता है वो टेबल 274 के अंदर लेके जाता है। 274 है बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन लाइन, ठीक है। तो ये टेबल यूज होगा। तो बैंक रिको के लिए हम टेबल आईडी जो है वो ये 274 यूज करेंगे। देन यूज एज इंटरमीडिएट टेबल, ये बैंक रिको के लिए यूजफुल नहीं है, तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेम अगेन, जैसे हमने कॉलम डेफिनेशन या तो लाइन डिटेल के लिए हमने एक आइडेंटिफायर डिफाइन किया था, वैसे ही इसका नाम दे सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एज ए टेस्ट रखा हुआ है। देन एक आएगा मैपिंग कोड यूनिट, ठीक है। तो ये मैपिंग जो हम करवा रहे हैं वो प्रोसेस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कोड यूनिट है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो दैट कोड यूनिट इज 1248 प्रोसेस बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन लाइन। तो ये कोड यूनिट जो है ये पूरा जो लाइंस है उसको मैप करेगा और उसको इन करने के लिए प्रोसेस करेगा। तो ये हो गया हमारा जनरल टैब जिसमें कि टेबल आईडी, नेम और मैपिंग कोड यूनिट, ये तीन फील्ड जो है ये हम यूज करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट आएगा एक्चुअल फील्ड मैपिंग। तो एक्चुअल फील्ड मैपिंग के लिए हम कौन कौन सी डिटेल्स हमें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम कॉलम नंबर देंगे। अब कॉलम नंबर में हमारे पास सिलेक्शन आता है, तो ये सिलेक्शन कौन सा आएगा, जो हमने कॉलम डेफिनेशन किया है पहले, वो सारे रिकॉर्ड्स जो है सारी लाइंस वो यहाँ पे हमें मिलेगी। सो वन बाय वन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ट्रांजेक्शन डेट, डिस्क्रिप्शन, चेक नंबर, अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे आप नोटिस करो मैंने बैलेंस वाला फील्ड लिया नहीं है, क्योंकि बैलेंस वाला फील्ड जो है वो सिस्टम के किसी फील्ड के साथ मैप होने वाला है नहीं, राइट। सो ये आप इसमें से कोई भी फील्ड जो है, अगर इफ यू वांट कि आपको लगता है कि इसका रेलेवेंस नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, तो वो आप बिल्कुल उसको स्किप करवा सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे सारे फील्ड्स आ गए। अब इसके सामने सिस्टम का कौन सा फील्ड यूज होगा, तो उसके लिए यहाँ पे फील्ड का सिलेक्शन आएगा, फील्ड लुकअप, राइट। तो इस जो सिस्टम का जो टेबल है उसका जो ट्रांजैक्शन डेट वाला फील्ड है वो कौन सा है, तो हमारे पास 5 नंबर का फील्ड है ट्रांजैक्शन डेट। तो हम सामने मैप कर देंगे 5 नंबर एज अ ट्रांजैक्शन डेट। देन 6 नंबर इज डिस्क्रिप्शन, 14 नंबर फील्ड इज चेक नंबर, देन 7 नंबर। अब आप यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास अमाउंट और डेबिट क्रेडिट, ये दोनों ही केस में हमने सामने में सेम फील्ड नंबर डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे ये सेम फील्ड नंबर डिफाइन करने का रीजन ये है कि एक तो हमारे पास अमाउंट का फील्ड है दैट इज रिक्वायर्ड, अलोंग विद दैट उसके साथ में हमें ये भी चाहिए कि डेबिट क्रेडिट का हमने जो आगे आइडेंटिफायर डिफाइन करवाया था वो भी हमें यहाँ पे सेट करवाना पड़ेगा, ताकि सिस्टम उसको समझ सके कि ओके अमाउंट ये है, अब उसके सामने डेबिट क्रेडिट में से जो वैल्यू लिखा है बेस्ड ऑन दैट मुझे जब मैं इंपोर्ट करूंगा सिस्टम के अंदर जो डेटा, वो माइनस साइन किसको देना है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों ही फील्ड के सामने सामने में सेम फील्ड आएगा, स्टेटमेंट अमाउंट, राइट। ओके, अब सिमिलरली मैं आपको जो दूसरा जो एग्जांपल है डेफिनेशन का उसमें भी दिखा देता हूँ किस तरीके से है। सो ये एग्जांपल है जिसमें कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दो सेपरेट कॉलम्स है। तो अगेन मैनेज फील्ड मैपिंग, अगेन सेम फील्ड्स है, सिर्फ यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के सेपरेट फील्ड है, और उसके सामने अगेन हमारा जो स्टेटमेंट अमाउंट है वो सिंगल कॉलम ही या सिंगल फील्ड ही दोनों के सामने अप्लाई होगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड के अंदर शायद हमारे पास डेबिट वैल्यू होगा, किसी दूसरे ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्रेडिट वैल्यू होगा। तो दोनों ही केस में हमारे पास जो है सिस्टम का सेम ही फील्ड यूज होने वाला है दैट इज स्टेटमेंट अमाउंट। तो यहाँ पे हम दोनों ही फील्ड के सामने सेम फील्ड डिफाइन करेंगे, राइट। यहाँ पे फील्ड कैप्शन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ फील्ड आईडी। देन नेक्स्ट जो फील्ड इंपॉर्टेंट है
दैट इज ये जो हमने हमारा डेफिनेशन किया है फील्ड का, वो मैंडेटरी फील्ड है कि नहीं, दैट इज इन अदर वर्ड्स ये फील्ड ऑप्शनल रख सकते हैं या नहीं रख सकते। नाउ ट्रांजैक्शन डेट, नरेशन, चेक नंबर। अब यहाँ पे हम सिस्टम में डिफाइन इस तरीके से कर रहे हैं कि ये तीनों हमने जो डिफाइन किया है उसके अंदर वैल्यू होना चाहिए, इट कैन नॉट बी ब्लैंक। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर अगर आया, और वो अगर वैल्यू ब्लैंक हुआ देन इट इज ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट दो फील्ड है, इन इन दोनों में मैंने ऑप्शनल को यस किया हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक रिकॉर्ड हो सकता है जिसमें कि डेबिट वाले फील्ड के अंदर अगर वो विड्रॉल का ट्रांजेक्शन हुआ तो यहाँ पे वैल्यू होगा, लेकिन क्रेडिट वाले फील्ड में वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर डिपॉजिट वाला ट्रांजेक्शन है तो उसमें क्रेडिट वाले में वैल्यू होगा, डेबिट वाले में वैल्यू नहीं होगा। सो फॉर दैट रीजन हम यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड जो है वो इसको ऑन कर सकते हैं, राइट। तो अमाउंट के केस में ज्यादातर ये जो फील्ड है वो उसको हम इन केस ऑफ सेपरेट कॉलम्स फॉर डेबिट क्रेडिट हम इसको ऑन रखेंगे। इसके बाद एक फील्ड जो नेक्स्ट अवेलेबल है, जो कि इन केस ऑफ सेपरेट कॉलम्स हमारे पास यूज में आएगा। जैसे सिंगल कॉलम है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आइडेंटिफायर दिया हुआ है। सिमिलरली अगर दो अलग अलग कॉलम में आता है डेबिट क्रेडिट के केस में तो हम सीधा मल्टीप्लायर का यूज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लायर में आप यहाँ पे नोटिस करो, बाकी सब में तो 1 दिया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट एज अ 1 सेट हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेबिट के लिए हमको नेगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर एज ए -1 कर दिया है, ठीक है। और यही चीज अगर आप दूसरे डेफिनेशन में देखोगे तो यहाँ पे वो उसका जरूरत है नहीं, तो उसमें +1 होगा। तो अगर मैं इसमें वापस से जाऊं तो कॉलम डेफिनेशन से ऊपर मैनेज में फील्ड मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे कहीं पे भी -1 है नहीं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन आइडेंटिफायर जो है वो कॉलम डेफिनेशन के अंदर ही दे दिया है यहाँ पे। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको कंसिडर कर दे रहा है, सॉरी, इस तरीके से, राइट। सो ये एक इसका कॉलम डेफिनेशन हो गया। अगेन अगर मैं जाऊं मैनेज के अंदर फील्ड मैपिंग में, राइट, देन एक एक नेक्स्ट फील्ड है ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ट्रांसफॉर्मेशन रूल पे मैं थोड़ा बाद में आता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल का यूज क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ तक कि जो मैंने सारे फील्ड, जो सारा कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सारा ही यूज होगा फॉर यूजिंग द स्टेटमेंट फॉर बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो अभी मैं आपको सीधा लेके चलता हूं एक रिकंसिलिएशन के ट्रांजैक्शन पे, और वहीं पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसके ऊपर से स्टेटमेंट इंपोर्ट कैसे होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। सो हम जा सकते हैं बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन है। अब ये सारे फील्ड्स जो है वो मैंने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन कर दिए हैं, मैं उसमें वापस से नहीं जा रहा हूँ। हमारा जो अभी का पर्पस है वो ये है कि स्टेटमेंट इंपोर्ट कैसे करेंगे हम, राइट। सो कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ये एक हम ऑप्शन में जाएंगे इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट, राइट। तो मैं इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट में जाऊंगा तो यहाँ पे सिस्टम एक फाइल ब्राउज करने के लिए ऑप्शन देगा। ये मेरा फाइल है, फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जो बैंक स्टेटमेंट की लाइंस है वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पहले के जो 3 रिकॉर्ड है ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर एज ए उसके अंदर ये आए हुए हैं एज ए डेबिट, सॉरी क्रेडिट आए हुए हैं, और बाकी के जो माइनस वाले हैं वो एज ए क्रेडिट आए हुए हैं, ठीक है। तो सॉरी डेबिट आए हुए हैं, तो क्रेडिट का एज इट इज आएगा और डेबिट के लिए जो है वो मल्टीप्लाई बाय -1 होके हमारे पास आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने दो डेफिनेशन क्रिएट किए थे, राइट? एक में था कि हमारे पास दो सेपरेट कॉलम थे और दूसरा जो था जिसमें कि एक सिंगल अमाउंट का कॉलम था। अब यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट इंपोर्ट किया, वो स्टेटमेंट में कौन से कॉलम थे या उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? 2 वाला था, 2 कॉलम्स वाला या 1 कॉलम वाला? तो अभी जो कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़ किया था मैंने, जो स्टेटमेंट यूज़ किया, वो 2 कॉलम्स वाला था, डेबिट क्रेडिट सेपरेट कॉलम वाला। नाउ क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई सिस्टम ने यही क्यों लिया? 2 कॉलम वाला जो था वही वो सीधा सिस्टम ने कैसे आइडेंटिफाई किया? सिस्टम ने डेफिनेशन कैसे कंसीडर किया कि ये इसके अंदर 2 कॉलम है तो ये डेफिनेशन सिलेक्ट करना है। सो फॉर दैट रीज़न जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन के बाद एक पोर्शन आता है बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेटअप करने के लिए। तो बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सेटअप है उसके थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं। सो ये एक एडिटेबल लिस्ट पेज है जिसमें कि सारे जो फील्ड्स है वो यहाँ पे हमें एडिटेबल मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एक डेफिनेशन किया हुआ है। अगेन कोड और नेम आप एज पर द चॉइस दे सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि बैंक का नाम भी आ जाए, ठीक है। HDFC के मल्टीपल अकाउंट्स है और मल्टीपल अकाउंट्स के लिए भी मल्टीपल इसके सेटअप्स है एज पर द अकाउंट टाइप। तो वो उस तरीके से हो सकता है HDFC, ICICI, वॉट, ठीक है। फिर तीसरा टाइप रहेगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन है। सो फिलहाल हमारे पास यूज में आएगा इंपोर्ट। देन अगेन कौन सा कोड यूनिट है जो कि इसको प्रोसेस करेगा? तो एक्सपोर्ट लॉन्चर, जनरल जर्नल, ये जो कोड यूनिट है, ये जो हमारा डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन है उसमें से डेटा कैप्चर करके उसको सिस्टम में रिकंसिलिएशन वाले ट्रांजेक्शन के अंदर जो इन करना है, जो टेबल हमने 274 डिफाइन किया था उसके अंदर लाने के लिए जो प्रोसेसिंग होगा वो इस कोड यूनिट के थ्रू होगा। तो ये कोड यूनिट हम यहाँ पे ऑलवेज 1270 डिफाइन करेंगे, राइट। प्रोसेसिंग कोड यूनिट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रोसेसिंग XML कोड का यहाँ पे जरूरत नहीं है। वो एक्सपोर्ट के केस में आएगा। जैसे आप SCPA वाला जो ट्रांजेक्शन है सेपा वाला, उसके अंदर देख सकते हो एक्सपोर्ट के अंदर कोड यूनिट भी डिफाइंड है, ठीक है। और ये तो हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे साथ साथ में हम हमारा जो डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन जो हमने किया वो टैग करते हैं, ठीक है। तो जो लिंकिंग जो प्रोसेस था वो लिंकिंग प्रोसेस इस ट्रांजेक्शन के थ्रू या इस मास्टर के थ्रू हम बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे से आइदर ऑफ द डेफिनेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट वाला था जिसमें कि मेरे पास 2 कॉलम्स थे, तो वो टेस्ट वाला मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस रीजन की वजह से सिस्टम ने जो है वो मैंने जैसे ही वो फाइल सिलेक्ट किया 2 कॉलम वाला, उसमें से डेटा कैप्चर करके पॉपुलेट कर दिया, राइट। तो ये एक आएगा डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन कोड। एंड देन जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि अब हम ये दे रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सेटअप हुआ है वो सेटअप हमारे कौन से बैंक अकाउंट के लिए कौन सा सेटअप एप्लीकेबल है, तो वो हम डिफाइन करेंगे बैंक अकाउंट्स के अंदर। सो बैंक अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर जो टैब है उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर हम ये टैग करते हैं। तो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सेटअप किया हमने, ये हम यहाँ पे टैग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक मैपिंग हो गया। एंड बेस्ड ऑन दैट सिस्टम ने हमें जो हमारा बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट में जो लाइंस था वो पॉपुलेट करके दे दिया, राइट। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ अगर दूसरा स्टेटमेंट, तो मुझे जाना पड़ेगा बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। टेस्ट रिको के अंदर यहाँ पे जो है, अगर मुझे सिंगल कॉलम वाला चाहिए तो मुझे यहाँ पे ये सिंगल कॉलम वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन
अगर मैं यहाँ पे जाऊं, अच्छा यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लाइंस पॉपुलेटेड ऑलरेडी पड़े हुए हैं मेरे। अगेन अगर मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट करूंगा तो ये लाइंस जो है वो अपेंड हो जाएंगे नए लाइंस। ठीक है, पुराने लाइंस जो है वो डिलीट नहीं होते, ना कि उस पे ओवरराइट होता है। सिस्टम ऑलवेज जब भी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे वो नए लाइंस क्रिएट करेगा। तो ये चीज एक ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। Then again we can go to bank and import bank statement। और ये जो मेरा दूसरा फाइल है सिंगल, मैं आपको फाइल भी ओपन करके दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये सारा जो है डेटा जो है वो पॉपुलेट होके आ गया। अगेन सेम सिमिलरली जो माइनस का जो आइडेंटिफायर था वो एज ए डेबिट था सिस्टम के अंदर, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट ट्रांजेक्शन थे, तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन विथ माइनस साइन पॉपुलेट हो गए। राइट, सो दिस इज हाउ ये हमारा पूरा चलेगा। मैं आपको फाइल भी दिखा देता हूँ एक बार कैसे चलता है ये। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट फाइल है जिसमें कि सेपरेट कॉलम्स है, जो मैंने पीपीटी में भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था। तो ट्रांजैक्शन डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस, तो ये है सेपरेट कॉलम वाला फाइल। एंड अगर सिंगल वाला फाइल देखें जो कि हमने अभी अभी इंपोर्ट किया, सो दैट फाइल इज यहाँ पे देखो। यहाँ पे अगेन ट्रांजैक्शन डेट, अमाउंट का सिंगल कॉलम, डेबिट क्रेडिट का आइडेंटिफायर जो हमने बात किया, एंड बैलेंस। सो दिस इज द फॉर्मेट। तो ये दो तरीके के फॉर्मेट है और दोनों के लिए डेफिनेशन जो है वो उसका टाइप अलग रहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगा बैंक की तरफ से। तो ये पोर्शन हो गया जिसमें कि हमारा स्टेटमेंट इंपोर्ट हो गया। तो स्टेटमेंट का डेटा इंपोर्ट करने तक का ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। नाउ जो नेक्स्ट पोर्शन है कि सिस्टम जो है ये इसका मैपिंग कैसे करता है। मतलब कि स्टेटमेंट तो इंपोर्ट हो गया, अब जो हमारा बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज जो राइट पैन है बैंक रिकंसिलिएशन पेज में, बैंक अकाउंट लेजर एंट्री और सामने जो स्टेटमेंट एंट्रीज है उसको सामने सामने में सिस्टम मैप कैसे करता है। तो एक हाई लेवल जो इसका लॉजिक या तो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि सिस्टम जो है वो सबसे पहले कंसीडर करता है अमाउंट, देन इसका जो सिस्टम के अंदर जो नरेशन या तो डिस्क्रिप्शन आया हुआ है वो, एंड देन हमारा स्टेटमेंट का डेट विथ सिस्टम का पोस्टिंग डेट। तो इस सीक्वेंस के अंदर सिस्टम नॉर्मली जो है ये मैपिंग के लिए या मैच करने के लिए लॉजिक यूज करता है। ठीक है, तो ये लॉजिक सिस्टम बैकएंड में किस तरीके से चलाता है उसका एक डेफिनेशन या तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया एक हाई लेवल उसमें कि सबसे पहले सिस्टम कंसीडर करता है अमाउंट के साथ अमाउंट मैच करने का ट्राई करता है, एंड देन उसका नरेशन या तो डिस्क्रिप्शन साथ में, एंड उसका ट्रांजैक्शन डेट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो फील्ड है, फील्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट लाइन। ठीक है, तो ये फील्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट लाइन एज वेल एज फील्ड इन द बैंक लेजर एंट्री, तो उसमें प्रायोरिटी सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो इसका रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, तो वो रिमेनिंग अमाउंट जो है ये रिमेनिंग अमाउंट मैच करेगा स्टेटमेंट के अमाउंट के साथ। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड सबसे पहले मैप होंगे। राइट, अगेन इसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा ये जो तीन फील्ड्स है, ये तीन फील्ड्स के वैल्यू, मतलब ये तीन फील्ड्स जो है वो हमारे बैंक अकाउंट लेजर एंट्री में से वैल्यू मिलेगी, डिस्क्रिप्शन, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर एंड डॉक्यूमेंट नंबर। ये मैप होगा बैंक स्टेटमेंट के डिस्क्रिप्शन फील्ड के साथ। अच्छा, इसके साथ साथ में एडिशनली और दो फील्ड जो है जो कि बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हम जब करते हैं तब ये दो फील्ड के वैल्यू भी इसके अंदर आ सकते हैं, डिटेल्स आ सकती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम के अंदर। तो दैट इज वन इज द रिलेटेड पार्टी नेम एंड सेकंड इज द एडिशनल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो
डिस्क्रिप्शन, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर एंड डॉक्यूमेंट नंबर, ये सीक्वेंस के अंदर सिस्टम जो है उसमें से डेटा मैप करता है। अब मैपिंग कैसे होता है उसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम विल मैच इफ द डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट इज आइडेंटिकल और ऑलमोस्ट द सेम इन एनी ऑफ द थ्री फील्ड्स। ठीक है, तो ये तीनों फील्ड में से जो वैल्यू मिल रहा है और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो सामने सामने में अगर मैच हो रहा है, नॉट फुल्ली लेकिन पार्शियली भी कुछ वैल्यू उसके अंदर आ रही है और जो सीधा सीधा मैच हो रहा है, जैसे कस्टमर का नाम आ गया या तो वेंडर का नाम आ गया, फिर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर में चेक नंबर डाला हुआ है और यहाँ पे नरेशन के अंदर भी हमारे पास वो चेक नंबर या तो रेफरेंस नंबर जो है वो सिमिलर वैल्यू के साथ आया हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ ये सिस्टम मैच करेगा और उसको अप्लाई करने का ट्राई करेगा। ठीक है, एंड जो थर्ड पोर्शन है जो कि यूज में आता है, दैट इज ऑफ कोर्स द डेट। अब डेट में जो भी ये हमारे जो अटेंडीज है, जिन लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड किया होगा, उसमें मैंने ऑटोमेटिक मैचिंग का जो लॉजिक एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी सेम ही होगा। ऑटोमेटिक मैचिंग के लिए जो एक्शन है वो एक्शन सेम ही यूज होता है क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट के बाद अंदर डेटा तो आ चुका है। ठीक है, तो सिस्टम अगेन उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन डेट है और सिस्टम का पोस्टिंग डेट है उसको मैप करेगा, राइट। अब उसको मैप करने के लिए भी डेट के लिए सिस्टम के अंदर एक बफर का एक ऑप्शन देते हैं जब हम ऑटोमेटिक मैपिंग का यूज करते हैं। तो उसमें अगर हमने कोई बफर डेज दिए हैं तो सिस्टम वो कंसीडर करेगा, जो कि मैंने लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो मैं सीधा ले चलता हूं आपको यहीं पे सिस्टम के अंदर कैसे हो रहा है। तो ये हमारे पास पूरा एक लिस्ट है सामने सामने में। अब मैं जाता हूं मैचिंग के अंदर एंड मैच ऑटोमेटिकली। अब जो बफर डेज या तो टॉलरेंस डेज सिस्टम का वर्ड है, तो ये यहाँ पे अगर हमने डेज दिए तो बेस्ड ऑन दैट सिस्टम जो ट्रांजैक्शन डेट वाला जो सिलेक्शन है या तो मैचिंग का क्राइटेरिया है, उसमें ये नंबर ऑफ डेज जो है वो उसको भी कंसीडर करेगा। फॉर नाउ मैं इसमें कोई डेज नहीं दे रहा हूँ तो 0 कंसीडर करेगा सिस्टम। लेट अस सी कि कितने ट्रांजैक्शन या कितने एंट्रीज जो है वो सिस्टम ने मैच की है, राइट। तो ये सारी एंट्रीज जो है ये सिस्टम ने एज पर द लॉजिक जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये बैकएंड में लॉजिक इस तरीके से चलता है, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक सिस्टम ने जो है ये इसका जो मैचिंग है ये मैचिंग को एग्जीक्यूट किया है, राइट। अब जो हमने मैचिंग का लॉजिक था उसके लिए एक छोटा सा मैंने एग्जांपल भी एक एक्सेल फाइल में बना के रखा है, सो दैट मैं आपको वो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि सिस्टम जो है वो किस तरीके से क्या कंसीडर कर रहा है। तो जैसे ये फर्स्ट सिनारियो है जिसमें कि प्रायोरिटी अमाउंट को है, जैसे हमने देखा कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सिस्टम अमाउंट को दे रहा है, राइट। तो अमाउंट के अंदर सिस्टम कैसे प्रायोरिटी देता है, तो मान लीजिए हमारा बैंक अकाउंट लेजर एंट्री इस तरीके से है, ये 1000 इसमें क्रेडिट है, मतलब हमारे लिए सिस्टम के अंदर डेबिट है, कस्टमर का पेमेंट आया हुआ है। अब उसके सामने स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास सिमिलर एंट्रीज है, 2 एंट्रीज है, जिसमें कि फर्स्ट एंट्री आप नोटिस करो ट्रांजैक्शन डेट सेम है, डिस्क्रिप्शन भी सेम है, सक्षम ट्रेडिंग, राइट। लेकिन अमाउंट जो है वो यहाँ पे 999 है और दूसरा एक ट्रांजैक्शन है जिसमें कि ट्रांजैक्शन डेट सेम है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास कोई नरेशन में है नहीं या तो कुछ अलग ही है, फॉर एग्जांपल एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ब्लैंक पकड़ के चलते हैं अभी। और यहाँ पे सामने अमाउंट है। तो जो मैंने अभी लॉजिक एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे सिस्टम क्या करेगा कि एक तो अमाउंट को प्रायोरिटी दिया तो अमाउंट ले लिया। तो अगर इस लाइन का बात करें तो दोनों अमाउंट मैच नहीं हो रहे, तो सिस्टम ने चेक किया ये सेकंड ट्रांजैक्शन। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में सिस्टम क्या करेगा कि अमाउंट दोनों मैच हो रहा है और जो ट्रांजैक्शन डेट है जो कि थर्ड प्रायोरिटी पे आता है, तो वो ट्रांजैक्शन डेट भी सिस्टम को सेम मिल रहा है। तो इन दिस केस अगर इस टाइप की 2 एंट्रीज अगर सिस्टम को मिलेगी तो सिस्टम जो है वो सेकंड एंट्री को कंसीडर करके उसको अप्लाई कर देगा, वो डिस्क्रिप्शन जो है उसको डिस्कार्ड करेगा। सो दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1, दैट इज गोइंग टू गो फॉर अमाउंट। और सिमिलरली अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें जिसमें कि मान लीजिए यहाँ पे आप नोटिस करो मैंने ये अमाउंट जो 999 था उसको चेंज करके मैंने 1000 कर दिया है, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा
कि सबसे पहले प्रायोरिटी मिला अमाउंट को, तो फर्स्ट लाइन के लिए वो सेम अमाउंट मिल रहा है। सेकेंडली डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन भी सिस्टम को सेम मिल रहा है। एंड देन थर्ड जो ट्रांजैक्शन डेट है, तो ट्रांजैक्शन डेट भी सेम है। तो यहाँ पे जो है वो तीनों क्राइटेरिया जो है वो इस रिकॉर्ड के लिए फुलफिल हो रहे हैं। तो इस सिनेरियो में सिस्टम जो है वो ये लाइन नंबर 1 वाले रिकॉर्ड को मैप करेगा, ना कि लाइन नंबर 2 वाले को। ठीक है, तो हम ये सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको रिमूव मैच कर दूं, राइट, और मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ। ओके, सो सेम डेट का अगर मेरे पास ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे अमाउंट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि 999 है। और ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1000 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है और ये है। अब लेट अस ट्राई टू मैच ऑटोमेटिकली। राइट, सो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे अमाउंट मैच नहीं हो रहा है, तो सिस्टम ने क्या किया कि यहाँ पे भले ही डिस्क्रिप्शन में सक्षम ट्रेडिंग सिमिलर लिखा हुआ है, लेकिन अमाउंट को प्रायोरिटी, अमाउंट एंड देन ट्रांजैक्शन डेट, इन दोनों को प्रायोरिटी देते हुए सिस्टम ने इस ट्रांजैक्शन को जो है वो सिलेक्ट किया। अब जो है मान लीजिए ये मैं हटा देता हूं, मैचिंग अगेन, एंड इसको भी मैं अगर 1000 कर देता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और सक्षम ट्रेडिंग, ठीक है, एंड लेट अस ट्राई टू मैच ऑटोमेटिकली। राइट, सो अभी आप देखिए इसमें प्रायोरिटी जो था वो अमाउंट को दिया, तो अमाउंट फर्स्ट लाइन के अंदर ही सिस्टम को सिमिलर मिल गया, तो दैट प्रायोरिटी। देन सेकंड प्रायोरिटी जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वैल्यूज है उसको मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन की भी उसके सामने ये सिमिलरली मैच हो गया। एंड देन ट्रांजैक्शन डेट भी जो था वो उसका मैच हो रहा था। सो विद दिस क्राइटेरिया सिस्टम ने जो है वो फर्स्ट लाइन को कंसीडर किया, ना कि सेकेंड लाइन को। सो ये लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था 2-3 लोगों के पास से कि भाई इसका पर्टिकुलर लॉजिक क्या है। तो हाई लेवल लॉजिक जो हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि अमाउंट जो है वो अमाउंट को मिलता है प्रायोरिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से वैल्यूज है जो कि सिस्टम कंसीडर करता है। सो फॉर दैट ये जो है ये पूरा बैकएंड में लॉजिक इस तरीके से चलता है। राइट, सो आई होप जो मैं अभी एक्सप्लेन किया हूँ मैचिंग का लॉजिक, ये सबको समझ में आया होगा। एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर सेशन। तो इसमें आज के एजेंडा में और भी 2 चीजें थी जो कि हमने कवर नहीं की है। सो हम इसको नेक्स्ट सेशन में भी ले जाएंगे। छोटी सी चीज है, वो ज्यादा है नहीं, लेकिन एक एनहांसमेंट आया हुआ है इन बिजनेस सेंट्रल इन वेव 1 2021, जो कि पोस्टेड जो हमारा रिकंसिलिएशन है उसको भी रिवर्स करवा सकता है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। राइट, सो फॉर नाउ आज के सेशन के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। अब इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन दे कैन प्लीज आस्क। या एंड तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड सेशन लिया है बैंक रिको में, सो देयर इज नो हार्म टेकिंग अ थर्ड सेशन, क्योंकि बैंक रिको डेफिनेटली बहुत कुछ है इसमें और एनहांसमेंट्स भी आए हैं, और बैंक रिकंसिलिएशन में बहुत टाइप के फॉर्मेट्स हैं, बहुत टाइप के सिनेरियोज आते हैं छोटे छोटे। मुझे भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि ये इस टाइप का फॉर्मेट है, ये अपलोड नहीं हो रहा है, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इस टाइप के भी कोई भी आपका फॉर्मेट्स वो स्पेसिफिक, तो आप उसको भी सेंड कर देना, तो उसको भी हम सेशन का एक पार्ट में ही कवर कर लेंगे। Of And course, yes, for yes. now, I believe Mir has a question. So yes, Mir, go ahead. You can unmute yourself. Yeah. Yeah. Hi. Good afternoon, everybody. Yeah.
One small question is, conceptually, I just wanted to know, like, once the list is coming, there might be a column जिसमें debit and credit दोनों ही होगा, correct? Instead of two separate columns. Correct. Yeah. Once we don't have to set anywhere like debit or credit, no, if the column is going to be one. मतलब आप इस तरीके के सिनेरियो का बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको लेके चलता हूं। आप देखो, दो तरीके के फाइल टाइप मैंने बताए। जैसे ये फर्स्ट फाइल टाइप है जिसमें दो सेपरेट कॉलम है, और दूसरा जो फाइल टाइप था हमारे लिए जिसमें कि अमाउंट का सिंगल कॉलम है, राइट? जी। हाँ, तो अमाउंट का जो सिंगल कॉलम है उसके अंदर एक साथ साथ में ये भी आया होगा, क्योंकि बैंक को भी दिखाना पड़ेगा कि वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट उसके लिए। तो ये एक आइडेंटिफायर कॉलम होगा, और ये आइडेंटिफायर कॉलम जो है वो यही चीज हम सीधा सीधा डेफिनेशन के अंदर जो मैंने दिखाया कि नेगेटिव साइन आइडेंटिफायर जो है उसके अंदर हम इस फील्ड का यूज करते हैं, इसकी वैल्यू का यूज करते हैं। तो मैंने जैसे ये डिफाइन किया हुआ था डीआर, तो स्टेटमेंट के अंदर अगर वैल्यू के सामने अगर डीआर लिखा हुआ है तो सिस्टम जब इस डेटा को इंपोर्ट करेगा तो एज ए सिस्टम के अंदर वो क्रेडिट कंसीडर होना चाहिए, ठीक है? तो वो माइनस साइन के साथ जो अमाउंट है उसको इनपुट करेगा, और देन जो मैपिंग वाला जो या मैचिंग वाला जो कंसेप्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर कोई कॉलम ही नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ इट इज -1000 एंड +100,000 मतलब 1 लाख, सो एक ही कॉलम में भी आएगा ना वो, लाइक इंस्टेड ऑफ दिस कॉलम सीआर और टीआर ना देते हुए -1000 एंड +100, उसके लिए वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा ना, लाइक? हाँ, वो ऑटोमेटिक उठाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर को अगर वो -1000 से आया है देन इट इज अ विड्रॉवल और डेबिट, राइट? तो जो हमारा बिजनेस सेंट्रल या तो हम एनएवी का बात करें तो उसके अंदर वो हमारा पेमेंट का ट्रांजैक्शन हुआ। राइट। तो उसको हमें आइडेंटिफिकेशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का जो डेबिट ट्रांजैक्शन है वो सिस्टम के लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जो क्रॉस मैचिंग जैसा हो रहा है। तो वो कोई ना कोई आइडेंटिफायर देके ही हमको करना पड़ेगा। सीधा सीधा सिंगल में अगर हम वैल्यू लेके करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लायर आ जाएगा। वो जो वहां पे है सामने में मल्टीप्लायर आ जाएगा, सिर्फ वो आप एक कर सकते हैं कि जहां पे भी सिर्फ आपको एक मल्टीप्लायर माइनस दे देना, जहां पे -100 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इतना ही। बट मी जो तुम बोल रहे हो दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच वी गेट आइडियली। बहुत सारे बैंक्स में तो ऐसा ही आता है कि अमाउंट का कॉलम है प्लस माइनस में अमाउंट आया हुआ है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट तो वही है। तो वो तो डेफिनेटली वो तो पॉसिबल है ही। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि बैंक भी जब स्टेटमेंट देता है तो एज अ कस्टमर अगर हम भी मतलब हमको तो एज अ सिस्टम या हम एज अ कंसल्टेंट हमको सब पता है, लेकिन अगर लेमैन की बात करें तो बैंक अगर सीधा -1000 देगा तो वो सामने वाला क्या समझेगा? क्योंकि कोई भी नॉर्मल अगर कोई भी यूजर होगा या तो कोई नॉर्मल पर्सन होगा, उसको थोड़ा बहुत बैंक के अंदर से ये इतना अमाउंट डेबिट हुआ और बैंक के अंदर इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ, तो ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन माइनस अमाउंट के साथ सिर्फ आएगा वैसा जनरली आता नहीं है। लेकिन अगेन जो गुलशन ने जैसे बताया ना अभी कि हम जब डिफाइन करेंगे उसको तो हम उसमें मल्टीप्लायर जो है वो -1 रख के करेंगे, सो दैट उसमें जो भी वैल्यू आता है वो ऑलवेज रिवर्स होके आएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ऑन द सेम शीट आप जो बता रहे ना, अब ये 1000 इज क्रेडिट फॉर सक्षम ट्रेडिंग। अब इसके लिए ये मतलब हमारे अकाउंट से ये पैसा जा रहा है सक्षम ट्रेडिंग को या आ रहा है? सक्षम के पास से पैसा आया, क्योंकि दिस इज बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक के अंदर बैंक जो हमको दिखाएगा वो हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है ऐसे दिखाएगा। But for the system point of view, we will generate the entry as bank debit to सक्षम ट्रेडिंग या जो भी हमारा कस्टमर है वो उस तरीके से। So for that reason only हमारा मल्टीप्लायर जो है उसका यूज करना पड़ेगा। ओके, जब हमें कस्टमर पैसा दे रहा है देन इट इज अ डेबिट, राइट? नहीं, इट इज अ क्रेडिट, राइट? मतलब व्हेन वी आर मेकिंग अ पेमेंट जर्नल इन द सिस्टम देन we'll make a credit entry only, right? Because when you invoice, that customer becomes a debit. Yes.
इसमें जो फाइनेंशियल का अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा पर्सनल अकाउंट में थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे अभी वही बैंकिंग वाला हमारा ही सैलरी आता है तो बोलता है क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तो हम लोग नॉर्मल क्या समझते हैं कि व्हेन समथिंग कम्स इन हम लोग बोलते हैं डेबिट हुआ, करेक्ट। हम परचेस करते हैं, मटेरियल इन आती है तो हम बोलते हैं परचेस डेबिट हुआ, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्शन चलता है नैब में अगर हम सोचे तो। बट जब पर्सनल अकाउंट की बात आती है तो जैसे कि सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, तो वहां पे डिफरेंस रहता है, मतलब एज पर अकाउंटिंग। अगेन आई एम आल्सो नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड। वो क्रेडिट कर रही है। करेक्ट। अच्छा, ओके, समझ गया। थोड़ा कॉन्सेप्ट हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे डिफरेंस सिर्फ ये है कि दिस इज अ एक्चुअल फिजिकल बैंक अकाउंट। तो बैंक फिजिकल बैंक अकाउंट के अंदर जब भी इन होता है ना पैसा, या ऑब्वियसली पैसा या तो इंटरेस्ट जो भी बोलो आप, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट। लेकिन वहीं अगर हम सिस्टम का बात करें, सो whichever इज कमिंग इन दैट इज कंसिडर्ड टू बी डेबिटेड टू अ पर्टिकुलर GL। यस, ओके, समझ गया। बैंक अकाउंट के लिए अगर एंट्री पास हो रही है तो इट विल बी अ डेबिट टू द बैंक अकाउंट। नहीं, आप एंट्री से उसको कंफ्यूज मत होना ना मीर। सिंपल सा बात है कि बैंक स्टेटमेंट अगर हम बात कर रहे हैं, देन बैंक स्टेटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और फिजिकल बैंक अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा, बैंकिंग का जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगा, वो हमेशा इन प्रोसेस के लिए वो क्रेडिटेड होगा, आउट प्रोसेस के लिए वो डेबिट होगा। वेयरएज अगर हम सिस्टम के अंदर सेम एंट्री करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सक्षम ट्रेडिंग का हम ट्रांजैक्शन किए, ठीक है, सक्षम ट्रेडिंग के पास से हमको पैसा मिला, तो हम एंट्री करेंगे कस्टमर क्रेडिट एंड बैंक डेबिट टू कस्टमर क्रेडिट, राइट। वेयरएज बैंक के अंदर क्या होगा, बैंक के अंदर पैसा आया है, तो GL account, whenever GL account is whenever the bank our bank GL account in the system is getting debited, that means the money has come from the customer. And whenever it is getting credited our bank GL account, I'm talking about Mir bank GL account, whenever it is debited, then we have receipt the money, and whenever it is credited, then we have paid the money to the respective party. Whereas in physical bank account, whenever we receipt the amount from somebody, then it is credited to our bank account, and whenever we pay somebody some amount through our bank physically, then it is debited from our account. Okay, yeah, समझ गया. I made a note now. Yeah. Okay, any more questions? Yes, Pawan has a question. Yes, Pawan. Yeah, hi Pawan. पवन अनम्यूट कर लो आप म्यूट पे। हाँ, अब बोलिए। या गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर द सेशन। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्वेरी तो है ही, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। जब हम नेक्स्ट सेशन करें ना BRS पे, तो जो हमारा इंपोर्ट का सेशन हमने किया है ना, उसमें जो एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा था ना, उस पे भी थोड़ा सा जो है सो हाईलाइट कर दीजिएगा कि उसका पर्पस और यूज कैसे है। जैसे मैं जितना समझ पाया हूँ, जैसे हम BRS के लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम H2H इंटीग्रेशन में जाते हैं, होस्ट टू होस्ट, जो बैंक को पेमेंट की फाइल जो है सो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए सिस्टम से, इस टाइप से, तो क्या ये उसको भी जो है सो कवर कर लेता है क्या एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन? एक्सपोर्ट के अंदर से हाँ, देखो अब ये आज का या लास्ट सेशन का भी अगर मैं बात करूं, तो मैंने इसीलिए जो है वो सारे फील्ड्स जो है और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसी के लिए स्किप किया था, क्योंकि फिर क्या है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं वो बैंक रिको के लिए बात कर रहे हैं। ये सेशन जो है वो पूरा उसी पे फोकस था, ठीक है। तो फिर जो आप बोल रहे हो ना कि एक्सपोर्ट के लिए, अब इसके अंदर भी मैंने जैसे आपको टाइप दिखाया था ना, तो टाइप के अंदर मल्टीपल टाइप्स है, जैसे जनरिक इंपोर्ट मैंने दिखाया। फिर उसके अंदर टाइप में ये भी है कि आप जो पेरोल का ट्रांजेक्शन जो होता है उसको भी इंपोर्ट कर रहे हो। सिमिलरली बैंक के जो पेमेंट जर्नल्स आपने क्रिएट किए हैं, वो आप सीधा बैंक के साथ इंटीग्रेट करके सीधा आउट प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पूरा सेपरेट पूरा ही मॉड्यूल के काइंड ऑफ हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क अगर एज अ होल हम बात करें तो ये काफी बड़ा है, तो वो एक सेशन या 2 सेशन के अंदर कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर हम जो जिस डिटेल में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसमें 1 या 2 सेशन में वो होगा ही नहीं। और पवन, अभी जैसे आपने EFT फाइल अगर किसी क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगर किया हो,
तो उसमें आप नोटिस करोगे उसमें भी आपको डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन लगता है, बट EFT फाइल इज समथिंग जो कि हम जनरेट करते हैं एंड सीधे बैंक के पोर्टल पे वो इंपोर्ट होता है। लेट्स से आई हैव 100 पेमेंट्स टू मेक, तो मैं क्या करूंगा, वो पेमेंट्स मैनुअली नहीं करूंगा, बैंक को मैं मैनुअली नहीं बोलूंगा, मैं पूरा EFT फाइल दूंगा, बैंक में सीधे पोर्टल में इंपोर्ट करूंगा, सबमिट करूंगा, मेरा पेमेंट हो राइट जाएगा। तो वो जो राइट EFT फाइल है ना जो राइट एक्सपोर्ट हो रही है उसके लिए भी डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन लगता है, लेकिन वो इनवर्ड नहीं आउटवर्ड वाली है फाइल, तो करेक्ट। उसके लिए भी डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन होगा, बट उसका सेटअप अलग होगा। तो ये हम लोग का जो सेशन था वो स्पेसिफिक टू बैंक रिको था, इसीलिए हमने डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन में सिर्फ बैंक रिको स्पेसिफिक किया है। लेकिन उसके लिए अगर जाएंगे ना तो फिर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे पेरोल के लिए आप देख लो, पेरोल जब इंपोर्ट होता है तो उसका भी डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन बनता है, पेरोल के लिए फाइल के लिए भी डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन है। तो ऐसे बहुत सारे फाइल्स है, और लोकलाइजेशन स्पेसिफिक भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जी जो कि हर एक जगह पे करेक्ट। नहीं यूज होंगी। बट हाँ, उसको भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा उस पे हाँ, भी एक बार डिटेल में R&D मेरी करके रिक्वेस्ट उसको भी वो कवर करेंगे। पेमेंट्स वाले के लिए एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक एक सेशन उसके लिए भी रख लीजिएगा श्योर सर। श्योर श्योर और श्योर सर पवन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हाँ हाँ जो हम पीपीटी यूज कर रहे हैं ना, तो वो क्या शेयर हो सकता है, जो पावर पॉइंट का जो बिल्कुल आप बिल्कुल स्लाइड बिल्कुल, दिखाते उसको हैं? हम एक काम करेंगे, यूट्यूब में जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये लिंक भी डाल देंगे इसका ही, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने करेक्ट। 2-3 का डाला है, ठीक है सर। बहुत का जिसमें कुछ डिटेल्स में नहीं था ना, 1-2 ही स्लाइड थे वो मैंने नहीं डाला, जिसमें आपको डिटेल में होगा। जैसे मेरा एक सेशन था टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और हर एक पॉइंट के लिए एक पीपीटी बना हुआ था, एक पेज था डेडिकेटेड, तो वो मैंने डाला था। तो जैसे ये वाले सेशन में भी कुछ एग्जांपल्स अच्छे हैं, तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक टैग कर दूंगा। थैंक यू सर। वो टेस्टिंग के दौरान काफी हेल्पफुल हो जाता है फिर वो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू पवन। थैंक यू ओके, सर। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, हाय गुलशन। मेरा एक हाय क्वेश्चन हाय है, मेरा एक बालाजी। पर्टिकुलर कस्टमर सिनेरियो का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो समझ लिया मैंने। ओके, सो सपोज देयर इज अ कस्टमर एंड देन ही हैज डन द इनवॉइस, बट बिफोर डूइंग द पेमेंट इन द ERP, right, he has used this he has made the bank payment through this automatic this NEFT or whatever this payment wallet. He has done the payment and then we have got the statement from the bank. So is it possible that using the bank statement automatically we can push entries into ERP with the bank reconciliation statement, let it be check ledger entry or bank ledger entry, or how the people are handling with this like advanced like payment wallet है और directly NEFT transfer है, तो वो payment entry ERP के बनने के पहले ही वो जैसे बैंक स्टेटमेंट आ गया जिसमें रिफ्लेक्ट होता है, तो कैसे हैंडल होता है? ओके, तो इसके लिए ना ओके अभी देखो, अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन, धवल इफ यू वांट टू टेक ना योर yeah सेशन, yeah प्लीज। actually Gulshan, I'm sorry, whose question is this? आई बालाजी बिलीव मैसेज। बालाजी। बालाजी, हाय बालाजी। एक्चुअली ना मैंने लास्ट सेशन में एक पॉइंट कवर किया था, टू जनरेट और टू क्रिएट द जर्नल फ्रॉम फ्रॉम द बैंक रिको पेज ओनली। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे लेकिन मान लो, बालाजी अभी हाँ ये जो बता रहे हैं ना हाँ वो आपके पेमेंट के फाइल पे, अभी आपने क्या बोला कि एक्चुअल में पेमेंट हो चुका है एंड लेट्स से सिस्टम में वो नहीं हुआ है, ठीक है, सिस्टम में हाँ मिस्ड हो गया, हाँ एक्चुअल हाँ में हो चुका है। नाउ बालाजी करेक्ट क्वेश्चन इज कि वो फाइल को ही यूज करके 10 ट्रांजेक्शन मिल रहे, 11वां उसमें एक्स्ट्रा है मेरे फाइल में, तो मैं इंपोर्ट करूं तो वो 11वां लाइन सिस्टम में भी हो जाए ऑटोमेटिकली क्रिएट, तो वो सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली, वो फाइल के थ्रू नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसी विंडो में रह के जो लास्ट या सेशन में कवर किया था वो दिखा देगा धवल। एंड सेकेंडली जो आप बोल रहे हो ना कि सिर्फ मेरे पास स्टेटमेंट आया, मैंने उसको इंपोर्ट किया, सारे ट्रांजेक्शन आ गए, वो फिर पेमेंट रिकंसिलिएशन जो एक अलग हमारा मतलब करेक्ट सिमिलर टू बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन या ही है, राइट। जो डेटा एक्सचेंज हाँ डेफिनेशन ओके यहाँ पे बन रहा है, सेम डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन वहां पे भी यूज हो जाएगा, सिमिलर है, लेकिन उसमें आप करेक्ट ये पूरा यूज कर सकते हो जो भी आपने पूछा ना, उससे वो ओके, फुलफिल हो जाएगा, तो उसका भी सेशन हम ट्राई हाँ करेंगे कवर बिल्कुल करने का। बिल्कुल दैट बिल्कुल। इज और कॉल्ड पेमेंट, पेमेंट रिकंसिलिएशन। पेमेंट यस यस रिकंसिलिएशन, यस पेमेंट धवल एक बार टाइप रिकंसिलिएशन। करना वहां पे, खाली हम पेज हाँ शो हाँ कर हाँ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, आपको ये मैचिंग ऐसे पहले करने की जरूरत नहीं, आप फाइल डाउनलोड करो बैंक से और वो सीधे यहाँ पे इंपोर्ट करो और हाँ उसके बाद आप पोस्ट करो, तो सिस्टम में वो बिल्कुल ट्रांजेक्शन उस टाइम पे क्रिएट हो जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ना payment बालाजी, reconciliation हाँ, तो इसमें एक्चुअली ये तो पेमेंट रिकंसिलिएशन पोस्टेड पे चले ये गए। स्टेटमेंट है, हाँ हाँ, पोस्टेड पे चला गया हूँ बाय मिस्टेक। तो ये बेसिकली बालाजी ये चीज हो जाएगा, पेमेंट रिकंसिलिएशन अगर यूज करते हो, जो कि बहुत लोग अभी एनकरेज भी करते हैं, लेकिन बैंक रिको जो है वो पर्टिकुलरली मान के चलते हैं कि दोनों ही जो है प्रोसेसेस वो खत्म हो चुके हैं इन मेजर केसेस। मतलब कि आपके पास जो अगर जो क्या बोलते हैं हम अनअप्लाइड या तो अनप्रोसेस्ड जो रिकॉर्ड्स रहेंगे बैंक स्टेटमेंट में, वो ज्यादातर बैंक का इंटरेस्ट का कोई एंट्री आ गया या तो एक्सपेंसेस कोई चार्जेस लगाए हैं बैंक ने, वो अगर ट्रांजैक्शन है उतने ही आएंगे। लेकिन पेमेंट रिकंसिलिएशन जो है उसके अंदर तो क्या होता है कि आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर आप डेली कोई स्टेटमेंट निकाल रहे हो, या तो बाई वीकली निकाल रहे हो या वीकली निकाल रहे हो, ठीक है, और उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स आए हैं वो सीधे सीधे उसको पोस्ट करते हैं, और एट द सेम टाइम उसका रिकंसिलिएशन भी, बैंक रिकंसिलिएशन भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो फॉर दैट पर्पस हमें पेमेंट रिकंसिलिएशन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम किसी ये एग्जांपल में जाएं, और इसके अंदर भी पूरा जो इसका जो मैचिंग का कंसेप्ट है, ये बैंक रिको जैसा नहीं है, उसके लिए पूरा एक अलग से सेटअप दिया हुआ है। ये मैच कॉन्फिडेंस जो आपको दिख रहा है ना, इसके लिए पूरा सेटअप होता है, जिसमें कि हम डिफाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में भी ये कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है ये अवेलेबल है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या है कि जो स्टेटमेंट हमने इंपोर्ट किया है उसको, हमारा जो इनवॉइस है, फॉर एग्जांपल हमने, हमारा कोई कस्टमर का पेमेंट बाय डिफॉल्ट मतलब सीधा सीधा बैंक के अंदर आ गया, उसने एनईएफटी करवा दिया यूजर ने या कस्टमर ने, ठीक है, लेकिन हमने सिस्टम में उसका एंट्री अभी पेमेंट का मतलब रिसीट का जो एंट्री था वो बाकी रखा है। तो पेमेंट रिकंसिलिएशन को यूज करते हुए सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको, जो हमारा इनवॉइस बना हुआ था उस कस्टमर का, उसको अप्लाई करके उसको पोस्ट भी कर देगा रिसीट को हमारा पेमेंट जर्नल के थ्रू, एज वेल एज उसका रिकंसिलिएशन भी खत्म हो जाएगा एट द सेम टाइम। ओके, और उसमें भी ऑप्शंस है, वेदर यू वांट टू रिकंसाइल साइमल्टेनियसली, कि सिर्फ आपको उसको पोस्ट करवाना है, और रिकंसिलिएशन जैसे मंथली या बाई वीक या फोर्टनाइटली आप अगर करते हो आप एज अ कंपनी रूल या प्रोसेस, तो आपको वो सेपरेट रखना है तो वो भी ऑप्शन होता है। लेकिन ये पूरा पेमेंट रिकंसिलिएशन एक अलग, वापस से एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन हाँ, डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन अगेन इसमें यूज होगा। okay, Okay. fine, yeah, thank you. Yeah, thank you. And I believe no more questions. Okay. एक छोटा सा एक क्वेश्चन था, yeah, बालाजी का ही फॉलो अप, सॉरी आई एम होल्डिंग इट। No, that's fine, perfectly fine. अब बालाजी, ओके, अब ये जो बोल रहे थे, अगर कोई यूजर बैंक, मतलब उसके बैंक के पोर्टल में जाके ट्रांजैक्शन पोस्ट करता है, एंड इफ अ फाइल इज बीन generated, something like that, and with the API, is it possible to place that file onto a folder or somewhere, and through API that transaction can be pulled in and automatically an entry can be over immediately or at a certain scheduled time? ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए फिर आपको अलग अलग एक्सटेंशंस होंगे, एंड आई डोंट नो किस लोकलाइजेशन में क्या सपोर्टेड है। फॉर एग्जांपल सेपा करके जो फाइल है वो यूरोप में बहुत चल रहा है, उसका आपको डिफॉल्ट इंटीग्रेशन मिल सकता है कुछ। फिर मैंने एक बहुत पहले एएमसी बैंक एक्सटेंशन करके डाला था, ये वो एक्सटेंशन से है, तो वो एक्सटेंशन ही, लेकिन वो एक्सटेंशन से जो बिजनेस सेंट्रल सपोर्ट कर रहा है, और आपको असिस्टर सेटअप के अंदर भी मिल जाएगा। तो एएमसी है वो आपको यूएसए में के लिए है, तो उसमें वो सब चीजें हैं। बिल्कुल। और गुलशन, टू एडिशन टू दैट, एनए जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो वर्जन है यूएस का, तो उसके अंदर एक योडली करके है, यूडली एक्सटेंशन, करेक्ट। हाँ बिल्कुल। तो योडली के अंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसके अंदर भी क्या होता है कि वो पर्टिकुलरली फॉर यूएस है, तो आप अगर इसका यूएस लोकलाइजेशन अगर चेक करोगे ना, तो वहां पे बैंक अकाउंट कार्ड के ऊपर ही उसका जो है वो सेटअप्स वगैरह दिया हुआ है। तो आप सीधा सीधा वो यूडली को ही आप कॉन्फ़िगर कर देते हो वहां पे उस बैंक अकाउंट के साथ, आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ में। तो
फिर क्या होगा कि अगेन जब आप पेमेंट रिकंसिलिएशन विंडो में आओगे तो सिस्टम क्या करेगा कि उसमें जो ट्रांजैक्शंस आए हुए हैं ऑलरेडी आपके यूटिलिटी वाले अकाउंट में जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, फिजिकल अकाउंट आपका बैंक अकाउंट, वो ट्रांजैक्शन को सीधा रीड करते हुए आपको पेमेंट रिकंसिलिएशन के अंदर वो डेटा ही कैप्चर करके दे देगा। दो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, लेकिन वो सीधा सीधा यूएस नॉर्थ अमेरिका वर्जन के अंदर है अवेलेबल। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो जनरल वो उस तरीके का है नहीं। ओके ओके ओके, नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अभी इस लेवल पर गया नहीं मैं, आई एम ट्राइंग टू गेट द थिंग, बट व्हाट ही नहीं बिल्कुल तो नाइस। सो ऐसा आया, मुझे कोई पूछ रहे थे ऐसे क्लाइंट मेरे, तो वो है अभी टाइम करने के लिए, इसलिए थैंक यू सो मच।